हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। आज हम पढ़ेंगे एनिमेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल फंक्शन के बारे में जिसे कहते हैं ग्राफ एडिटर। ग्राफ एडिटर में काफी सारे फंक्शंस हैं जिनको एक क्लास में समझाना या समझना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए ग्राफ एडिटर पर एक से ज्यादा क्लासेस आने वाली हैं, तो तैयारी पकड़ लें। की फ्रेम्स ऐड करके हम जस्ट सिंपल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें वेरिएशन क्रिएट नहीं कर सकते। एनिमेशन में डिफरेंट कस्टम वेरिएशन क्रिएट करने के लिए हमें ग्राफ एडिटर को यूज करना पड़ता है। ग्राफ एडिटर क्या है, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और ग्राफ एडिटर को कैसे यूज करते हैं, आइए जल्दी से चल के सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना कैमरा और लाइट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस फ्री हो जाए। उसके बाद हम एक सिंपल एनिमेशन क्रिएट करेंगे इस क्यूब के ऊपर। मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में चला जाऊंगा ताकि ये हमें क्लियर नजर आ सके, और इसको मैं ग्रिड के ऊपर करने के लिए यहाँ से Z एक्सिस की जो लोकेशन की वैल्यू है वो 1 कर दूंगा। राइट, अभी हमारे ग्राफ के ऊपर आ गया। अब हम अपना टाइमलाइन एक्सपेंड करेंगे और इसके ऊपर एक सिंपल सी एनिमेशन क्रिएट करेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने क्यूब की लोकेशन को यहाँ पे लॉक करने के लिए एक्स एक्सिस पे आके एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा फ्रेम नंबर 1 के ऊपर। राइट, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड बाद मेरा क्यूब यहाँ से मूव होके 10 मीटर आगे चला जाए। तो यहाँ से हम जाएंगे फ्रेम नंबर 48 के ऊपर। राइट, अब 48 के ऊपर मैं क्यों गया, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले हमें अपना फ्रेम रेट सेट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त मेरा फ्रेम रेट बाय डिफॉल्ट 24 FPS है, यानी कि 1 सेकंड में 24 फ्रेम है। तो मैंने 2 सेकंड की एनिमेशन क्रिएट करनी है यहाँ पे, तो 2 सेकंड्स का मतलब है 24 + 24। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 24 + 24। ठीक है, 2 सेकंड हो गए और ये 48 पे आ गए हम। 48 पे आने के बाद मैं अपने इस क्यूब को 10 मीटर एक्स एक्सिस में मूव करूँगा। राइट, तो मैं यहाँ लोकेशन में 10 लिखूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन गई। राइट, अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा 2 सेकंड के बाद अपनी फर्स्ट पोजीशन में चला जाए या फर्स्ट लोकेशन में चला जाए। तो मैं यहाँ से 48 + 48 करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा। तो अब हम आ गए अपने फ्रेम नंबर 96 के ऊपर। तो अब मैं चाहूँ तो इसको मैनुअली यहाँ से पकड़ के मूव कर सकता हूँ और वापस यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, या सेकंड मेथड ये है कि हम अपने फर्स्ट फ्रेम को जहाँ पे हमारी पहली लोकेशन में था हमारा क्यूब, उसको शिफ्ट D से डुप्लीकेट करके फ्रेम नंबर 96 पे ला सकते हैं। राइट, तो अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन गई। और हम क्या करेंगे कि अपनी एंड फ्रेम रेंज जो है या फाइनल फ्रेम रेंज जो है उसको हम 96 कर लेंगे। तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन चुकी है, सिंपल सी एनिमेशन। राइट, तो अभी आप देखें कि ये एनिमेशन जो है बहुत ही स्मूथ है, और हम चाहें तो इसकी फ्रेम्स में मज़ीद क्या कर सकते हैं कि इसकी फ्रेम्स का फासला कम ज़्यादा करके हम सिर्फ इसकी रफ्तार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, स्लो या फास्ट बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कस्टम वेरिएशंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो अपनी एनिमेशन में कस्टम वेरिएशंस को क्रिएट करने के लिए हमें ग्राफ एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए चल के ग्राफ एडिटर को देखते हैं। ग्राफ एडिटर को लोड करने के लिए हमें अपने वर्क स्पेस को स्प्लिट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट पे क्लिक करके एक और विंडो ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से एडिटर टाइप में जाके एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से टाइमलाइन के नीचे ग्राफ एडिटर लोड कर लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है Shift F6। ठीक है, तो हम अपनी इस टाइमलाइन को थोड़ा सा इस तरह बंद कर देते हैं और मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके इस ग्राफ एडिटर वाली विंडो को वक्ती तौर पे फुल स्क्रीन कर लूँगा ताकि आपको इसको थोड़ा सा समझा सकूँ। तो हम यहाँ पे टाइमलाइन की तरह ही अपने माउस का व्हील स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। राइट,
इसके अलावा अगर हमने इसको मूव करना है तो हम सिंपल माउस की मिडल की प्रेस करके या होल्ड करके इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जूम इन जूम आउट करना है या एक्सपेंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कंट्रोल की होल्ड करके रखेंगे और उसके साथ अपने माउस की मिडल की होल्ड करके रखेंगे जो कि स्क्रॉल व्हील के नीचे होती है, राइट। उसको हम होल्ड करके अपने माउस को अगर हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल इसको जूम इन जूम आउट करेगा, और अगर हम सेम शॉर्टकट कीज को होल्ड करके वर्टिकल अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो ये वर्टिकली इसको जूम इन जूम आउट करेगा या छोटा बड़ा करेगा, राइट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे टाइमलाइन की तरह ही इसकी समरी नज़र आ रही है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा ग्राफ जो है वो कौन से एक्सिस का वर्क कर रहा है। हम चाहें तो इस आई आइकन पे क्लिक करके अपने ग्राफ को शो और हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप इस ग्राफ पे आके क्लिक करेंगे किसी भी की फ्रेम के ऊपर तो आपको ये ज़्यादा विजिबल शो होगा, और अगर आप यहाँ पे आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपका ग्राफ यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स ऐड हैं, लाइक एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इसके बाद रोटेशन पे लगा है, और आपने किसी एक स्पेसिफिक ग्राफ को एडिट करना है तो आप उन सब को यहाँ से हाइड करके और सिर्फ जिसके ऊपर आपने वर्क करना है उसको विजिबल करके या शो करके उसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ वगैरह हैं जो कि हम वक्तन फ़वक्तन आगे जब एडवांस एनिमेशन करेंगे या आगे चल के अब हम एनिमेशन यूज़ करना शुरू कर देंगे रेगुलर, तो उसमें हम इनको यूज़ करते रहेंगे, ठीक है, और आपको समझ आ जाएगा कि इनका क्या फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इन्हें भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे ये नॉर्मलाइज है, ये ग्राफ का व्यू नॉर्मलाइज करने के लिए है, राइट। अगर किसी वजह से आपका व्यू यहाँ पे ख़राब हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, तो आप यहाँ नॉर्मलाइज पे क्लिक करेंगे तो ये वापस इसको नॉर्मलाइज कर देगा, राइट। अब हम कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके वापस आ जाएंगे अपने नॉर्मल व्यू में। आप चाहें तो इस समरी को यहाँ पे बंद कर सकते हैं ताकि आपके पास ज़्यादा जगह आ जाए। अब अगर यहाँ से हम एनिमेशन को प्ले करते हैं, राइट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस तरह, तो आप देखें कि आपकी एनिमेशन बहुत ही स्मूथ है, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है बेजियर कर्व। अगर आप इस की फ्रेम्स को यहाँ ग्राफ एडिटर में देखें तो हर की फ्रेम के ऊपर एक हैंडल नज़र आएगा आपको, जैसा कि हमें कर्व्स के अंदर दिखाई देता था, राइट। हम चाहें तो इन हैंडल्स का टाइप चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली, जैसा कि हम कर्व में चेंज करते थे, जो मैंने अपनी कर्व वाली क्लास में आपको सिखाया था। अगर आपने कर्व वाली क्लासेस अटेंड नहीं की, मिस कर दी हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने हैंडल टाइप्स को चेंज करना और यूज़ करना बहुत डिटेल में सिखाया है। तो ग्राफ एडिटर में आपको अपने की फ्रेम्स पर अप्लाई की गई एनिमेशन ग्राफ की शक्ल में शो होती है, जिसके ऊपर कुछ हैंडल्स होते हैं, और इन हैंडल्स को कस्टमाइज करके या कस्टम मूवमेंट इसमें क्रिएट करके आप, या इसका हैंडल टाइप चेंज करके आप अपनी एनिमेशन में वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपका कर्व जितना ज्यादा स्मूथ होगा आपकी एनिमेशन उतनी ज्यादा स्मूथ होगी, राइट। और अगर आपका कर्व शार्प होगा तो आपकी एनिमेशन में भी शार्पनेस आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मिडल वाले अपने की फ्रेम को सिलेक्ट करके वी प्रेस करूं तो मेरे पास यहाँ पे हैंडल टाइप्स का एक छोटा सा मेन्यू ओपन हो जाएगा, जैसा कि हमने अपनी कर्व वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ा था। और यहाँ से अगर मैं आके इसको वेक्टर पे क्लिक कर दूं तो आप देखें कि ये बहुत ही शार्प हो गया, राइट। तो अब आप देखें कि एनिमेशन कैसे प्ले होगी, राइट। जहां हमारा शार्प एज आता है या शार्प कर्व आता है वहां पे एनिमेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है और एक झटका सा लगता है ऑब्जेक्ट को, राइट। तो इस तरह की एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे वेक्टर हैंडल यूज कर सकते हैं, और अगर आपने स्मूथ एनिमेशन अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पर इसको वापस ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका इंटरपोलेशन मोड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना की फ्रेम सेलेक्ट करके या अपना हैंडल सेलेक्ट करके टी प्रेस करें तो आपके पास इंटरपोलेशन मेन्यू ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप डिफरेंट टाइप का इंटरपोलेशन मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने ये 3 ऑप्शंस देखे थे, कांस्टेंट, लीनियर और बेजियर, जिसमें मैंने आपको एनिमेशंस क्रिएट करना सिखाई थी। आज की क्लास में हम ये सारे ऑप्शंस देखेंगे। आप इनमें से मैं 1-2 आपको बता दूंगा, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पहले से बने बनाए डायनामिक इफेक्ट्स भी हैं,
जो कि बहुत काम के हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टी प्रेस करके यहाँ से पहले से बने बनाए इफेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ से ये ले लूँ और प्ले करूँ तो अब आप देखें एनिमेशन में क्या फ़र्क पड़ा। स्टार्ट में थोड़ी सी ये फास्ट आती है और फिर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, राइट। मैं कंट्रोल Z करके इसको अंडू कर रहा हूँ। इसी तरह आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनसे क्या हो रहा है और किस तरह की वेरिएशन क्रिएट हो रही है, राइट। आपका कर्व जितना ज़्यादा स्ट्रेट होगा आपकी एनिमेशन उतनी ज़्यादा स्लो होगी, और आपकी एनिमेशन जितनी ज़्यादा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी आपकी एनिमेशन उतनी ज़्यादा फास्ट होगी, और आपकी एनिमेशन जितनी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी उतनी ज़्यादा वो स्लो होगी। आप चाहें तो इसको कस्टम भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं दोबारा। आप चाहें तो इसको V प्रेस करके यहाँ से फ्री कर सकते हैं हैंडल्स को, और आप इन दोनों को यहाँ से सेपरेटली इस तरह मूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से इतना कर देता हूँ, यहाँ से इतना इसको कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको प्ले करके देखते हैं कि कैसी एनिमेशन बनती है। तो आप देखें कि जितनी ज़्यादा ये यहाँ से स्ट्रेट होता है हमारा क्यूब वहीं पर अपनी जगह पर रहता है और स्लो मूव करता है बहुत, लेकिन जैसे ही कर्व शुरू होता है तो एनिमेशन फास्ट हो जाती है, राइट। आप चाहें तो इसमें किसी भी किस्म की वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखें कि अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो क्या होगा। जहाँ से हमारा कर्व शार्प होगा वहाँ से एकदम ऑब्जेक्ट स्पीड में मूव करता है, ठीक है। तो आपका कर्व जितना ज़्यादा शार्प होगा आपकी एनिमेशन उतनी ज़्यादा फास्ट होगी, राइट। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कर्व में कि आपको यहाँ पे जो लास्ट इसकी हाइट शो हो रही है, आप देखेंगे इस लाइन के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। हमारा ये जो मिडल वाला कर्व है आपने इसको इससे ऊपर या इससे नीचे मूव नहीं करना, इसको आपने ग्रैब नहीं करना ऊपर नीचे, अदरवाइज क्या होगा कि आपकी एनिमेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखें अपना CTI इसके ऊपर रख के यहाँ पे 10 मीटर है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा मूव कर दूँ ऊपर तो आप देखें कि क्या हो रहा है, मेरी लोकेशन में एडिशन हो रही है। मेरा बॉक्स अपनी उस जगह से जहाँ पे मैंने उसको लॉक की थी उसकी लोकेशन की फ्रेम ऐड करके ये उससे हट गया और ऊपर चला गया। इसी तरह अगर मैं इसको ऊपर से नीचे ले आऊँगा तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव हो रहा है और ये अपनी ओरिजिनल जगह से हट गया। तो आपने कर्व्स को ऐड करते वक्त ख्याल करना है कि ये अपनी जगह से ग्रैब ना हो, राइट। अदरवाइज आपकी एनिमेशन में बहुत चेंजेस हो जाएंगे। जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट मूव हो वो उससे या तो आगे निकल जाएगा या उससे पीछे रह जाएगा। अच्छा, आप सिर्फ इस मिडल वाले को चेंज नहीं कर सकते, आप चाहें तो अपने किसी भी की फ्रेम को सेलेक्ट करके उसके हैंडल्स को मूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम कर्व वाली क्लास में हैंडल्स को मूव करते थे, राइट। और इससे आपकी एनिमेशन में डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट होंगी। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें पहले से बने बनाए प्रीसेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप प्रीसेट्स कह लें या रेडीमेड डायनामिक इफेक्ट्स कह लें। अगर मैं इसके ऊपर इलास्टिक अप्लाई कर दूं, ठीक है, अभी आप देखें कि ये इस तरह स्मूथ है। अगर मैं टी प्रेस करूं इंटरपोलेशन मोड खोल के और यहाँ से इलास्टिक सेलेक्ट कर लूं तो अब आप देखें कि मेरे कर्व में कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो गई। और अब आप देखें कि ये कैसे मूव होगा, एकदम जस्ट लाइक इलास्टिक बैंड, जैसे कि इलास्टिक बैंड होता है, राइट। आप चाहें तो इससे इलास्टिक बैंड वगैरह बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक और क्लास भी रखूंगा और आगे चल के जब हम थोड़े से मॉडिफायर्स वगैरह पढ़ लेंगे और मैं आपको इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा एनिमेट करके कि आप इसको कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर है एक बाउंस का, ठीक है, एक बाउंस का इसमें पहले से एक डायनामिक इफेक्ट बना और बैक वाला है। बाउंस वाला भी बहुत काम का इफेक्ट है। ये आप हैमर टाइप की कुछ एनिमेशन अगर बनाना चाहते हैं तो ये उस तरह की एनिमेशन आपको क्रिएट करके देगा, just like this, right। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन तो ऐड हो गई है इस डायनेमिक इफेक्ट से, लेकिन आपके की फ्रेम्स की तादाद
3 की 3 ही है, राइट। इसने कोई की फ्रेम ऐड नहीं किया, लेकिन इसके अंदर एक डायनामिक इफेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब हम इस ग्राफ को यूज़ करने की एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं इस क्यूब को डिलीट कर दूंगा एक्स प्रेस करके, और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं एक यूवी स्फीयर। मैश में जाएंगे और एक यूवी स्फीयर ऐड करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। इसको ग्राफ के ऊपर करने के लिए z एक्सिस की वैल्यू में कर दूंगा 1, ताकि ये ग्राफ के ऊपर आ जाए। और मैं राइट क्लिक करके इसको कर दूंगा शेड स्मूथ, ठीक है। 1 प्रेस करके मैं आ गया अपने फ्रंट व्यू में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि की फ्रेम्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेम 1 पे जाऊंगा और इसको मैं ले जाऊंगा तकरीबन z एक्सिस में 6 मीटर ऊपर, और यहाँ पे ऐड कर दूंगा एक की फ्रेम। उसके बाद मैं आऊँगा फ्रेम नंबर 10 पे और इसको ले आएंगे z एक्सिस में 1 पे, जहाँ पे ये हमारे ग्राउंड के साथ टच हो रहा था, और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बन गई, राइट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा चला जाए फ्रेम नंबर 20 पे पहुँच के z एक्सिस में 4 मीटर ऊपर, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा, और ये दोबारा आ जाए फ्रेम नंबर 30 पे जाके ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड वाली एनिमेशन हमारे पास पहले से यहाँ पे मौजूद है, ये फ्रेम नंबर 10 पे। तो हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और मूव कर देंगे फ्रेम नंबर 30 पे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि फ्रेम नंबर 40 पे जाके ये 2 मीटर ऊपर चला जाए, ठीक है। यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देते हैं और उसके बाद ये फिर ग्राउंड पे आ जाए। तो ग्राउंड वाला मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लूँगा और इसको ले आऊँगा 50 पे, और यहीं पे मैं चाहूँगा कि मेरी एनिमेशन एंड हो जाए। मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा और ये 60 तक मैं चाहूँगा कि ग्राउंड के ऊपर ही रहे, ठीक है। तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बनी है, राइट। इसको कर देते हैं फ्रेम 60 तक, एंड रेंज, और अब आप देखें कि ये एनिमेशन कुछ इस तरह की बनी है, राइट। यहाँ से मैं 3D कर्सर हाइड कर रहा हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। अब ये एनिमेशन तो बन गई हमारी एक बॉल की, कि एक बॉल गिर रही है और वो बाउंस कर रही है ग्राउंड को हिट करके, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रही, ये आर्टिफिशियल सी लग रही है या इलास्टिक टाइप लग रही है कि ये रबड़ बैंड की तरह स्मूथली बिहेव कर रही है, राइट। इसमें कोई रियलिज्म नहीं शो हो रहा। तो इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें अपने ग्राफ को कुछ एडिट करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ हमें थोड़ी सी फिजिक्स समझने की ज़रूरत है। वैसे तो हम चाहें तो इसके ऊपर फिज़िक्स अप्लाई करके बहुत इजीली, बहुत ही रियलिस्टिक किस्म की एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने फिज़िक्स नहीं पढ़ी है तो फिलहाल हम इसको की फ्रेम्स की मदद से ही रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस के साथ टकराता है तो इस एक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन क्रिएट होता है और वो ऑब्जेक्ट दोबारा बाउंस बैक करता है, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड से टकरा रहा है या हमारा ये सफ़ेद जब ग्राउंड से टकरा रहा है तो ये थोड़ा क्विकली या शार्पली ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव हो, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हर वो फ्रेम जिस फ्रेम के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड के साथ हिट करता है उस वाले कर्व को हमें शार्प करना पड़ेगा, ठीक है। और शार्प करने के लिए हम कौन सा कर्व यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि अपने वो तमाम की फ्रेम्स जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट कर रहा है उन सबको सिलेक्ट करूँगा और उनका हैंडल टाइप शार्प सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, या उनके हैंडल टाइप्स पे शार्प हैंडल टाइप सेलेक्ट कर लूँगा। तो हमारा जो भी ये बॉटम वाला फ्रेम आ रहा है इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड के साथ हिट कर रहा है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो यहाँ टाइम लाइन से भी शिफ्ट की होल्ड करके इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। ये सारे ग्राउंड वाले मैंने सेलेक्ट कर लिए और अब मैं कीबोर्ड से V प्रेस करूँगा हैंडल टाइप चेंज करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर हैंडल टाइप है ये बहुत ही शार्प है, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटा सा इन्होंने आइकन टाइप बना के भी दिखाया हुआ है कि ये हैंडल टाइप को शार्प करने के लिए है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेक्टर सेलेक्ट करूँगा। तो अब आप देखेंगे हमारे जो कर्व्स हैं वो चेंज हो चुके हैं
और अब हुआ क्या है कि हमारा वो वाला की फ्रेम या वो वाला हैंडल जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड के साथ हिट करता है वो शार्प हो गया है और उसके बाद वाले जो हैं वो स्मूथ हैं। ठीक है, आप देखें कि इन दोनों के दरमियान वाला जो एनिमेशन का कर्व है वो स्मूथ है और शुरू और एंड वाले दोनों शार्प हैं। तो अब अगर हम अपनी एनिमेशन प्ले करें तो अब आप देखें कि ये किस तरह प्ले होगी। अब ये थोड़ी सी हमें रियलिस्टिक लग रही है, राइट। आप चाहें तो इसमें मज़ीद की फ्रेम्स ऐड करके मज़ीद इसके बाउंस इंक्रीज कर सकते हैं जिससे ये मज़ीद रियलिस्टिक लगेगी। तो उम्मीद है आज की इस क्लास में, जो कि थोड़ी सी लंबी हो गई है, आपको ग्राफ एडिटर के बारे में समझ आया होगा कि ग्राफ एडिटर क्या है और इससे आप किस तरह की बेसिक वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ डायनामिक इफेक्ट्स भी हैं जो मैंने आपको बताए इंटरपोलेशन मोड के अंदर, बाउंस, इलास्टिक और बैक। तो आगे चल के हम जब मॉडिफायर्स वगैरह पढ़ेंगे तो इनको हम मज़ीद दोबारा यूज़ करके इनसे बहुत मज़े की एनिमेशंस क्रिएट करेंगे, लाइक स्प्रिंग वगैरह को एनिमेट करने के लिए और हैमर्स वगैरह को एनिमेट करने के लिए या पेंडुलम को बनाने के लिए। इसके अलावा ग्राफ एडिटर के अंदर कुछ हमारे पास मॉडिफायर्स भी हैं जो कि हम अगली क्लासेस में ही 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कॉमेंट करके या ग्रुप में पोस्ट डाल के या अपना सवाल लिख के पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।